बदलता जनमत, बदलता युवा और बदलती हुई प्राथमिकता, ये सब कुछ मिलकर बिहार चुनाव को खास बना रही है, क्योंकि पटना अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि आने वाले बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा को तय करने वाला शहर है। नीतीश कुमार के पलटवार से लेकर लालू राबड़ी परिवार की सियासत और तेजस्वी यादव के नए तेवरों तक समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। बिहार की सियासत में फिर से गर्मी चढ़ रही है और राजधानी पटना के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार पटना में लहराएगा भगवा? बिहार चुनाव का 10 मिनट का सटीक एवं दमदार सियासी विश्लेषण द जेसी शो की प्रासंगिक झलकियों के साथ आइए आपको दिखाते हैं। क्या इस बार पटना में फहराएगा भगवा? इसके मायने क्या है? इसका दो टूक मैसेज ये है कि बिहार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में है। राहुल गांधी, तेजस्वी, पीके सब फालतू की बात है। थोड़ी बहुत दिलचस्पी पीके को लेकर के थी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली को समझते हैं, गहराइयों से उनकी स्ट्रैटेजी को जानते हैं, तो शायद कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने वो भी फेल। इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे मतदाताओं को, जनता को टुकड़ों में बांटकर, उनके अलग अलग समूह बनाकर, उनके ग्रुप लीडर बनाकर, एरियाज़ बनाकर चुनाव से पहले इतना नगद पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सरकारी योजनाओं का कि ये कहीं भी उसके सामने स्टैंड नहीं करेंगे। आप सोचिए कि छठ से पहले 10,000 रुपये एक महिला के खाते में आना, उसके लिए निश्चित तौर पे एक अमृत काल था उस वक्त का, और सब परिवार वाले इस 10,000 रुपये को देखकर सब कुछ भूल गए थे। नरेंद्र मोदी पहली बार इस मिथ को तोड़ देंगे कि नीतीश कुमार के बिना पटना में कोई सरकार नहीं बन सकती। मार्क माय वर्ड्स, 14 तारीख को आप देखेंगे भाजपा will emerge as the single largest party. With JDU, it will form the government. It will have its own chief minister. और 17-18 तारीख को आप देखेंगे पटना में भगवा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा इस बार। तो सर, आपने अभी कहा, इसलिए मेरा सवाल है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही है चुनाव? नीतीश कुमार सीएम जैसा भी आपने कहा होंगे या नहीं होंगे? और दूसरा, नीतीश कुमार की जो पलटू राम की एक इमेज बन गई है, उसके बाद भी बीजेपी उन पर विश्वास कर रही है क्या सर? चेहरा तो आज भी हैं वो, लेकिन वो एक मुखौटा है। चुनाव लड़ाने का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, गेम चेंजर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण आज मजबूर होकर, इच्छा से अनिच्छा से भाजपा ने भी, एनडीए ने अपना चेहरा नीतीश कुमार को बनाया हुआ है। और दूसरा आपका अहम सवाल ये है कि पलटू राम की इमेज के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? तो पॉलिटिकल कंपल्शंस वो अच्छे से जानते हैं कि 4 बार वो दल बदल कर चुके हैं। 4 बार जैसे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल बिट्रेल ये सब हो चुका है। 2010 में कुछ था, 15 में था, फिर 17 में था, 22 में था। हर बार उन्होंने पाला बदला और पूरे देश में इमेज बन गई नीतीश कुमार की। एक जो कहते हैं सुशासन बाबू हैं, उनकी इमेज एक बार ये बन गई कि पलटू राम हैं। इसके बावजूद ये है कि ये बिहार की राजनीति की व्यवस्थाएं हैं कि कोई एक दल वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता। उसी का परिणाम ये है कि आज नीतीश कुमार सामने हैं और एनडीए का चेहरा बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, चेहरा बने हुए हैं। सर, ये जो 29 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? बीजेपी इतना ज़्यादा क्यों झुक रही है चिराग पासवान के सामने? ये कहानी की बात नहीं है। एक तो क्या, नरेंद्र मोदी को नब्ज़ की पकड़ है, जनता की पकड़ रहती है उनको। आपके सारे चुनावी रणनीति एक तरफ, और नरेंद्र मोदी खुद का जो ग्राउंड आकलन है, फर्स्ट आकलन जो उनका होता है, वो एक तरफ होता है हमेशा। उनका पक्का ये आकलन है शुरू से कि चिराग इज़ ए कंपल्सरी कंपोनेंट इन दिस गवर्नमेंट, और अगर हमें सरकार बनानी है एनडीए की और विपक्ष को निश्चित तौर पे हराना है, स्वीपिंग मेजोरिटी लेनी है, हमें कोई उसमें से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें जो चिराग पासवान है एक कंपल्सरी कंपोनेंट है, एक पॉपुलर कंपोनेंट है। पिछले लोकसभा में 100% उसकी स्ट्राइकिंग रेट थी, 5 में 5 सीटें जीती। तो किसी न किसी कारण से, और प्लस मेरिट है जो पॉलिटिकल, उससे प्रधानमंत्री के मन में उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग के प्रति। तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा भी कुछ भी करो, इसको 29 करो, 19 करो, ये आपका काम है,
लेकिन ये चिराग बाहर नहीं जाना चाहिए। पिछली बार नीतीश के बाहर चला गया था तो नीतीश कुमार के जो है ना 30-35 सीटों का नुकसान किया उसने, खुद से 135 पे लड़ा, एक भी जीता, वो अलग बात है। फिर जो लोकसभा में 5 सीटें जीती वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को प्रभावित करती हैं, तो कम से कम इतना प्रभाव तो आज है उसका, दैट वे जो है। तो एक पॉलिटिकल विजडम के नाते, दूरदर्शिता के नाते फिर शीर्ष स्तर से फैसला हुआ कि ठीक है एकोमोडेट करो, जाएगा कहाँ, रहेगा तो हमारे साथ ही, हुआ। सर क्या ये सच है कि इस चुनाव में ड्राइविंग सीट पर अगर कोई है तो वो बीजेपी है? ऑफ कोर्स, पटना पिछली बार जब गया तो मैंने देखा कि नीतीश सरकार का जो पिछले 2 साल से रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली और पटना में जो है वो बीजेपी के पास है। जितने फैसले 2 साल में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं नीतीश कुमार के, उनमें सब भाजपा की आपको जो है ना साफ छाप दिखाई देती है। नीतीश कुमार के जो 2 मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो अमित शाह के शरण में दिल्ली में आए दिन वहीं रहते हैं। शुरू में ऐसा लगता था कि जेडीयू ड्राइविंग सीट पे है, उस समय क्या है, उस समय भी आपका जो है बीजेपी ये ड्राइविंग सीट पे थी, लेकिन लगता ऐसा था कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, दूसरी पार्टी जो है। अब उन्होंने उस भ्रम को, उस पर्दे को हटा दिया है और ऐसा लग गया है। अब देखिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की एक योजना का श्री गणेश किया वहाँ पे, दैट वे है, तो थोड़ा सा लीक से हटके था। तो क्लियर मैसेज है उसका कि पटना की कमान पूरे तौर पर नीतीश कुमार सरकार की कमान, दैट वे जो है, और रिमोट कंट्रोल जो है वो भाजपा के पास है, दिल्ली में है, पटना में है, दोनों लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सर जहाँ कुर्सी वहाँ नीतीश कुमार, ऐसा कहा जाता है, तो आपको लगता है अब क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि अब नीतीश कुमार की विदाई का समय आ गया है, तो वाकई आ गया है या अभी भी उनकी पारी पॉलिटिकल बाकी है? देखो, हर नेता का, हर एक मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, खासतौर पे मुख्यमंत्री का एक विदाई का समय होता है, एक पारी के अंत होने का समय होता है। फिर चाहे ज्योति बसु हों, चाहे नवीन पटनायक हों, एंड सो ऑन, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल जो है, तो लगता है उनका वक्त जो है विदाई का इस समय आ गया है। अब उनकी विदाई 2 तरह से हो सकती है। एक तो जनता उनको विदा करेगी, 101 में बहुत कम सीटें जीतेंगे इस बार, वो मे बी 40 टाइप कुछ ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं, दैट इज है। दूसरा ये है कि चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद जो है ना भाजपा उनकी विदाई करेगी, ऐसा इंप्रेशन है, ऐसा परसेप्शन है। तो उनको तो जाना है, दैट वे जो है, और जाना है तो जाना तो क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। उनको पूरे सम्मान और गरिमा के साथ जो है वानप्रस्थ आश्रम का जो रास्ता है वो चुनना चाहिए, लेकिन सत्ता का मोह है जो छोड़ता नहीं है। बाकी अपेरेंट इंडिकेशन तो यही है कि नीतीश कुमार ऑन इज़ वे आउट, बहुत गरिमा से उन्होंने 20 साल शासन किया, इस पर उन्हें गर्व होना चाहिए, और उसी गर्व और गरिमा के साथ जो है ना उन्हें अब नमस्ते कहने का समय आ गया है उनके द्वारा। लेट अस सी। पर सर मेरे विचार से नीतीश कुमार की विदाई इतनी आसान होगी नहीं, और अगर उनकी विदाई होगी भी तो उसका जो गाना है वो बहुत सोच समझ कर लिखना होगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, उनकी विदाई का जो गीत है वो सोच समझ के लिखना पड़ेगा, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। देखो 100% तो कोई भी असेसमेंट करेक्ट नहीं होता। हमारा बेसिक आकलन ये है कि देयर विल बी न्यू चीफ मिनिस्टर इन पटना, बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन पटना, एंड रादर न्यू चीफ मिनिस्टर अदर देन नीतीश कुमार, यो मानिए इसको, ऑन 14th। अब विदाई की कहानी मुश्किल तो है, कभी तक का इतिहास से रहा है कि जब भी इनकी कुर्सी के जाने का वक्त आया तो उन्हें पलटी खाई, कुर्सी को नहीं जाने दिया वहाँ से जो है। तो इस बार उनके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा कि ऐसा वक्त आएगा। वो यही सिद्ध करता है कि किसी भी सूरत में कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए आपके मन में सवाल उठा है, ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, विजिबल इंडिकेशंस जिनमें वो जा रहे हैं, इसके बावजूद आपका मन ये कहता है कि उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, सत्ता में बने रहने के उसको उनका जो एफर्ट है उसको देखते हुए, तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि विदा होने वाले हैं। सो लेट्स सी ऑन 14th। सर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने किसी भी बीजेपी नेता को बिहार का बड़ा चेहरा बनने नहीं दिया, क्या आप भी इससे अग्री करते हैं? एब्सोल्युटली, ये तो ऑन फेस वैल्यू पे देख रहे हैं। बिहार में कोई भी, जिसे कहना चाहिए कोई बड़ा हिंदू चेहरा जो है ना सामने नहीं आया, और नीतीश कुमार ने जातियों को बांटा और हिंदू वोटों को, जातियों को इतना बांट दिया आपस में कि कोई एक ग्रुप बड़ा खड़ा नहीं, उसके हिंदू लीडर एक बड़ा सामने नहीं आ सके। पहले बांटा महादलित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, और इतने ज़्यादा सत्ता में बांट दिया लोगों को कि एक के बजाय 20 जातियाँ बना दी, 20 उपजातियाँ बना दी वहाँ पे, जिससे एक पॉलिटिकल पार्टी कोई बड़ा नेता में खड़ा नहीं हो सका। ये उनकी पॉलिसी थी, एंड ही इज़ एवरी राइट टू बी श्रूड एंड स्मार्ट वाइल रिटेनिंग हिज पोजीशन और वाइल कम्बैटिंग अपोजिशन। तो उन्होंने इसमें किया, लेकिन इफेक्ट है कि उन्होंने कोई बड़ा
ऐसा राष्ट्रवादी हिंदू चेहरा सामने नहीं आने दिया, क्योंकि जातियों को इतना ज़्यादा बांट दिया, उनको जो कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम था। आज भी वही स्थिति सामने है हमारे। सर 1995 के बाद से आज तक बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई है, क्या इसकी पुनरावृत्ति इस बार भी होगी? एब्सोल्युटली हो चुकी है। कोई भी दल 122 सीट लाने की स्थिति में नहीं है आज, खुद के बूते। न बीजेपी है, न जेडीयू है, न आरजेडी है, अपने बूते जो है। अगेन द मल्टीपल पार्टी रूल, नो सिंगल पार्टी रूल। सिंगल पार्टी रूल इन बिहार एंडेड विद लालू प्रसाद इन 1995। उसके बाद रिपीट ही नहीं हुआ, न कभी नीतीश कुमार बहुमत में आए, न कोई दूसरी पार्टी बहुमत में आए। तो इट्स ए हार्ड फैक्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, इट्स गोइंग टू बी रिपीटेड दिस टाइम।